अमर बेल एपिसोड 30। वो बड़ी संजीदगी से तफसीलात बता रहा था। चंद लम्हे पहले वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। इस इलाके में जो फुटबॉल स्टैंड्स में तैयार होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में बिकता है। अलीजे की दिलचस्पी खत्म होती जा रही थी। मगर इस सारे मामले का एनजीओस के साथ क्या ताल्लुक है? उमर ने अपनी बात जारी रखी। अब ये सारा फुटबॉल वहां की फैक्ट्रीज में तैयार नहीं होता। अजीब बात है, लेकिन 90% फुटबॉल वहां के दही एरियाज में तैयार होता है। गांव में छोटे छोटे घरों में औरतें और खास तौर पर बच्चे तैयार करते हैं। क्या हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर हैं, वहां से ये फुटबॉल फैक्ट्रीज में जाता है। इन फैक्ट्रीज में जहां अब तक इन कंपनियों का होल्ड था, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, मगर कुछ अरसे पहले वहां कुछ जापानी कंपनीज ने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि वहां फुटबॉल के हवाले से दो बड़े हरीफ हैं। लोगों ने बहुत से प्रोफेशनल काम करते हुए इन दही इलाकों के अंदर एड्स तक रिसाई हासिल की है। और वो औरतें और बच्चे जो पहले घरों में काम करते थे, इन्होंने बकायदा इन्हें मुलाजिम रखा है और अपनी फैक्ट्रीज तक लाना शुरू कर दिया। फिर वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज की भरमार कर दी। नतीजा ये हुआ कि वहां अच्छे वर्कर्स ने इस नई फर्म के लिए एक जबरदस्त झटका लगा फुटबॉल के बिजनेस के हवाले से, क्योंकि इनके लिए काम करने के लिए एड्स काम करना शुरू कर दिए। लोगों की तादाद में कमी हो गई और दूसरी तरफ जिस फुटबॉल की स्टिचिंग 7-8 रुपए में होती थी, वो एकदम 11-12 रुपए में बढ़ने लगा, क्योंकि वर्कर्स ने ज्यादा रुपये मांगना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि अमेरिका में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, फिर ओलंपिक्स भी आ रहे हैं, इसलिए वहां इस वक्त फुटबॉल की बहुत डिमांड है और बहुत महंगी बिक रही है। तो फुटबॉल की मार्केट में अमेरिकी कंपनियों का हिस्सा कुछ कम हो गया है। पहले जो फुटबॉल सिर्फ अमेरिकन लेबल के साथ बिक रहा था, अब वो जापानी लेबल के साथ बिकने लगा। तीसरी तरफ यूरोप था, जिसकी मार्केट में अमेरिकी और जापानी लेबर्स ने अफरा तफरी मचाई हुई है, कम से कम फुटबॉल के हवाले से। अब इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हर एक ने अपने हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए और पहले हथियार के तौर पर यूरोपियन ममालिक ने एनजीओस को आगे लाने का फैसला किया। जवाबन अमेरिका ने भी एनजीओस का मुकाबला एनजीओस से ही करने का फैसला किया। तय ये किया गया कि इस इंडस्ट्री के हवाले से चाइल्ड लेबर का इशू अगले कुछ सालों में उठाया जाएगा। उम्र की मालूमात और बातों पर इसे हैरानी हो रही थी। मगर क्यों? इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा फुटबॉल इसको समझा जाता है जिसकी स्टिचिंग बच्चे करते हैं। बच्चे? अलीजा ने बेयकीनी से कहा। मगर बच्चे इतने माहिर तो नहीं होते। होते हैं, आप वहां जाकर देखेंगी तो इनकी महारत आपको हैरान कर देगी। मगर बच्चों को इनकी महारत की वजह से बरतरी हासिल नहीं है। बच्चों की उंगलियां बारीक और नरम होती हैं। इनके हाथ की स्टिचिंग में एक खास किस्म की नफासत होती है। खास तौर पर जब फुटबॉल को पलटा जाता है तो इस वक्त बारीक उंगलियों की वजह से डोरी बड़ी सफाई से खींची जाती है। ये कुछ वैसी ही बात है जिस तरह कारपेट बनाते हुए इंटरनेशनल मार्केट में इस कारपेट की कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसे बच्चे बनाते हैं, क्योंकि जब कारपेट में ग्रहें लगाई जाती हैं तो बच्चों की बारीक और नरम उंगलियां बड़ों की निस्बत ये काम ज्यादा सफाई और नफासत से करती हैं। यही मसला इस इलाके का है। गुर्बत बहुत है, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को इस काम में लगाया हुआ है। अब यूरोप में चाइल्ड लेबर पर बैन है और वहां गवर्नमेंट सरकारी तौर पर ऐसी चीजें अपनी मार्केट में नहीं आने देती जिसके बारे में थोड़ा सा भी शक हो कि ये बच्चों ने बनाई हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही है। एनजीओ जब यहाँ आई तो इन्होंने दही ला के खट्टे शुरू कर दिए। किस इलाके में किस उम्र से फैक्ट एंड फिगर इस्लाहात और सोशल डेवलपमेंट का नाम लेकर किस उम्र तक के बच्चे ये काम कर रहे हैं। फुटबॉल की इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद कितनी है, बांड लेबर की रेशो क्या है, उजरतों का रेट क्या है, इन लोगों को किस तरह सहूलियात मैसर है, ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया है। और आप देखिएगा अलीजे बीबी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बांड लेबर के हवाले से ही इन्हीं इलाकों के मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया खास शोर मचाएगी। कुछ पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा, उमर ने इत्मीनान से कहा। मगर ये एनजीओ तो तालीम के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। काम कम कर रही हैं, शोर ज्यादा कर रही हैं। वो किस लिए है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये जान लें कि अभी के साथ गेट के सर्टिफिकेट के बगैर हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इस एससीओ इलाके में मौजूद फैक्ट्रियाज या फार्म्स होने वाले मुआहदों के मुताबिक अगले कुछ सालों में हर मुल्क को अपनी मार्केट खुली रखनी पड़ेगी। मगर इस मार्केट में इन्हीं फार्म्स या कंपनीज का माल जा सकेगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट है।
اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جب چائلڈ لیبر یا بارن لیبر کے حوالے سے ان فرم یا کمپنی پر کوئی الزام نہ ہو۔ مگر این جی اوز نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، وہ کسی بھی کمپنی یا فرم کو اس حوالے سے یورپین یا امریکن مارکیٹ میں بلیک لسٹ کروا سکتے ہیں۔ ان این جی اوز کے پاس مکمل ڈیٹا ہے کہ کون سی فرم کون سے علاقے کے کون سے گھروں سے کتنی تعداد میں کیا چیز تیار کرواتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مال تیار کرنے میں بچوں یا عورتوں کا کس حد تک حصہ ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اس علاقے کی کسی فرم نے کسی امریکن ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ جوائن کیا ہے۔ اب ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ فٹ بال میں ان کا لیبل لگے گا، اس لوکل فرم کا نہیں، اور ساری دنیا میں وہ فٹ بال امریکن فٹ بال کے طور پر سپلائی کی جائے گی۔ اب اگر یہ لوکل فرم یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ خود مختار ہو جائے اور کنٹریکٹ ختم کر کے اپنے لیبل کے ساتھ دنیا میں فٹ بال سپلائی کرے، تو این جی اوز کی مدد سے حاصل کی جانے والے ریکارڈ کو اس فرم کے منہ پر مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ تو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں، بارن لیبر کے بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ کو آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، جو اگلے چند سالوں میں امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے کے لیے لازمی ہو جائے گا۔ اب علیزے آپ بتائیں، وہ لوکل فرم بیچاری کیا کرے گی؟ ظاہر ہے وہ کبھی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ علیزے کچھ شوق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، اگر وہاں اتنی این جی اوز اس طرح کام کر رہی ہیں تو ابھی تک میڈیا نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ جرنلسٹ تو فوراً ہر چیز، خاص طور پر چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اگر این جی اوز اس طرح کام کر رہی ہیں تو ان کی فیلڈ فورسز بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا، یا وہ لوگ یہ باتیں میڈیا تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ علیزے نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، عمر اب بھی سنجیدہ تھا۔ اس علاقے کی خوش قسمتی کہو یا بدقسمتی، مگر یہ پاکستان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں اقلیتوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور اقلیتوں کا بھی وہ طبقہ جس کو آپ لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، جن کے پاس صرف یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر کے میونسپلٹی میں صرف سویپر کا کام کر لیں، یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاسپٹل میں نرسوں یا وارڈروب بوائز کے اعلیٰ عہدے حاصل کر لیں۔ جہاں پر اقلیتوں کے لیے مواقع کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ انہیں بھوک یا بدنیتی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ بدنیتی کو چن لیں گے۔ اس علاقے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والوں کا انتخاب کرتے ہوئے این جی اوز اقلیتی طبقوں کو ترجیح دیتی ہے، ان کے نزدیک وہ قدرے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ ہی این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے علیزے، اور خاص طور پر تب جب بندہ بے روزگار ہو۔ یہ لوگ کام کرنے کا بہت اچھا معاوضہ دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے ہیں، کھانا بھی مہیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کچھ سہولیات ہوتی ہیں، اور جب ایک بیکار بندے کو بیٹھے بٹھائے اتنا سب کچھ مل جائے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ کان اور زبان بھی بند کر لیتا ہے۔ اگر کوئی ذرا زیادہ حب وطنی کا ثبوت دینے کی کوشش کرے تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ این جی اوز ان علاقوں سے صرف فنڈ فورس کے لیے لوگ لیتی ہے۔ آفیسرز یا ایڈمنسٹریشن کے سارے لوگ لاہور، کراچی یا دوسرے بڑے شہروں سے آتے ہیں، اور یہ وہی ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے ان این جی اوز کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کا کچا چٹا چھپائے رکھنے کی قیمت وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں وصول کرتے ہیں، مگر میڈیا کیوں خاموش ہے؟ یہ ساری باتیں ان لوگوں سے کیوں پوشیدہ ہیں؟ وہ اب کچھ فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ کس میڈیا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نیوز پیپر کی یا ٹی وی کی؟ دونوں کی۔ ٹی وی تو کبھی این جی اوز کے بارے میں سچ دکھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ این جی اوز کو جن ایجنسیز کے ذریعے روپیہ ملتا ہے وہ غیر ملکی حکومتوں کی اعلی کار ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہماری حکومت پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں۔ حکومت کو این جی او پر تنقید ٹی وی پر دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ این جی او کو بین کر دے، مگر صرف طاقت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کس سے لڑے گی؟ وہ کیا کہتے ہیں، لداگر کے پاس انتخاب کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے ہم ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے۔ جہاں تک نیوز پیپر کا تعلق ہے تو وہ کہاں کے پارسا ہیں؟ تم کیا سوچتی ہو کہ وہ واقعی پیپر سے؟ وہ تو اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسی این جی او سے اس ملک میں وہ انقلاب آ جائے گا جس کی انہیں خواہش ہے۔ اس کے لہجے میں علیزے کو کچھ تلخی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ تعلیم کے حوالے سے وہاں سرے سے کوئی کام نہیں کر رہے؟
अलीज़े ने पूछा। कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? देही इलाकों में इन्होंने कुछ स्कूल्स खोले हैं और शोर मचा दिया कि वो इन इलाकों में इनकलाब ले आए। इन्होंने किस्मत बदल दी है इलाके की। हालांकि ऐसी कोई खास चीज नहीं की इन्होंने। वहां अभी भी इतनी ही गुर्बत है जितनी पहले थी। किसी हद तक बच्चों की स्कूल जाने वाली तादाद में इजाफा हो गया है और कुछ नहीं बदला। वो एक बार फिर खाना खाने लगा। मगर आप ये सब कुछ कैसे इतने वसूख से कह रहे हैं? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। अलीज़ा ने कदरे मोहतात अंदाज में कहा। आपको क्या पता कि आपने अपनी सारी जिंदगी घर की चार दीवारों के अंदर गुजारी है। मखसूस क्लास में रहती हो, मखसूस सोशल सर्कल है, और मेरा तो ख्याल है अब तक दोस्त भी नहीं बदले होंगे। शहला से ही दोस्ती है ना अब तक? अलीज़े को कुछ हद तक का एहसास हुआ। वो क्या कहना चाह रहा था। तुम समझो तुम जन्नत में जिंदगी गुजार रही हो अभी तक, और जन्नत में रहकर दोज़ख एक एलिवेशन ही लगता है, जैसे तुम्हें लग रहा है। आप गलत कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बाहर की दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है। हो सकता है मुझे चीजों के बारे में मुसद्दका मालूमात नहीं हो जितनी आपको है, मगर मैं बेखबर नहीं हूँ। इसने जैसे कुछ बुरा मान कर कहा, मगर उमर ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम जैसी लड़कियां जिनकी जिंदगी एक घर के अंदर घूमती हैं, इन तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन इतने जराये से गुजरती है कि इसमें से सच्चाई का अंसर तल्ख सच्चाई समझती हो ना, वो गायब हो जाता है। इतना शफ़ाफ़ वर्ज़न आता है तुम लोगों के पास चीज़ों का कि तुम लोगों को कोई परेशानी होती है, ना खौफ आता है। इसलिए तो तुम इत्मीनान से ज़िंदगी गुज़ारते रहते हो। वो सलाद खाते हुए संजीदगी से कह रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कोई बात जानना चाहते हैं तो हमें बताई नहीं जाती, जैसे इस वक़्त। उमर ने चौंक कर इसे देखा और फिर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओहो! ऐसा क्या पूछ लिया आपने जो हम नहीं बता रहे? हाँ, याद आया। तुम पूछ रही थी कि मैं इतने वसुख से कैसे ये सब कह सकता हूँ, है ना? असल में जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो एक फ्रेंड काउंसलर थे हमारे। इस इलाके से ताल्लुक था इनका। मैं तो नहीं, मगर वो खासे मोहब्बत वतन किस्म की चीज थे। कुछ दोस्ती हो गई मेरी इनके साथ। वो यूं बात कर रहा था जैसे अपनी किसी गलती का एतराफ कर रहा था। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली, कुछ एनजीओज के हवाले से। हमने सोचा कि चलो कुछ रिसर्च करें कि आखिर ये मामला क्या है। 2 माह हम लोगों ने इस इलाके में ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी अच्छी खासी छानबीन की। हासिल होने वाले हकाइक और आदाद-ओ-शुमार खासे डरा देने वाले थे, मगर गलत नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? वो कंग थी। कैसे हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, मगर यही हो रहा है। तुम्हारा डिपार्टमेंट इतने सालों से इस इलाके में आ जा रहा है, मगर मेरे जितनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इस इलाके के बारे में हर चीज मेरी फिंगर टिप्स पर है। कुछ पूछ लो, पॉपुलेशन के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, किसी फैक्ट्री के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में, या और किसी चीज के बारे में, और फिर 95 का इकोनॉमिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान खोलना और तस्दीक कर लेना। उमर के लहजे में इसे अजीब सा फख्र महसूस हुआ। फिर आपने क्या किया? इसने कुछ बेताब होकर पूछा। क्या किया, क्या मतलब? उमर पानी पीते पीते रुक गया। आपने जब ये रिसर्च की तो आपने इस सब से गवर्नमेंट को मुतलया किया? उमर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, गवर्नमेंट को मुतलया किया, बकायदा रिपोर्ट सबमिट की। इसने पानी पीकर कहा। फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? बिल्कुल लिया, बल्कि फौरी तौर पर लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसका तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वजाहत हुसैन को अमेरिका से जिम्बाब्वे ट्रांसफर कर दिया गया, और मुझे पापा ने बुलवा कर कहा कि मैं फॉरेन सर्विस में हूँ, इंटेलिजेंस में नहीं। इसलिए अपने काम से काम रखो और फजूल मामलात में अपनी टांग ना अड़ाओ। वो शॉक्ड रह गई। उमर के चेहरे पर कमाल का इत्मीनान था। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा, बाय बाय।